नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। दरअसल हमारा पूरा देश जज्बाती लोगों का देश है। एक फिल्म के एक डायलॉग के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें कर्नाटक का अपमान हो गया है, लेकिन कर्नाटक में भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन कर्नाटक जज्बाती हो गया है। बिहार में बाढ़ पीड़ित चूहा खाने को मजबूर है, खाने को सामान नहीं मिल रहा है, लेकिन कश्मीर में बाढ़ आई तो बिहार के मुख्यमंत्री जज्बाती हो रहे हैं। हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे कि अपराध और अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही कार्रवाई की जद या कार्रवाई का मसला उनके अपने मंत्रियों को लेकर उठा तो कार्रवाई करने में हेमंत सोरेन जज्बाती हो रहे हैं। और बिहार में बिजली को लेकर ठेकेदार भी जज्बाती हो रहे हैं। तो आज का पूरा दिन जज्बातों के नाम रहा है। सारी खबरों का डीएनए करेंगे और अब आइए शुरू करते हैं खबरों का डीएनए टेस्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सरकार मुश्किलों में घिरती दिख रही है और ये मुश्किल किसी और से नहीं बल्कि उनके अपने सिपहसालारों ने खड़ी की है। कृषि मंत्री योगेंद्र साव के बारे में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच झारखंड पुलिस, सीआईडी और प्रदेश कांग्रेस कर रही है। लेकिन जिस तरह से गंभीर आरोप योगेंद्र साव पर लगे हैं, उनको मंत्रिमंडल में रखा जाए या बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इसको लेकर खुद सीएम और प्रदेश कांग्रेस दोनों पसोपेश में है। यानी सवाल कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं और सवाल हेमंत सरकार या हेमंत सोरेन पर भी, क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन या सरकार लगातार इस बात को प्रमुखता के साथ रखते रहे कि वो कार्रवाई करेंगे, बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे, चाहे वो मसला सुरेश पासवान को लेकर हो, चाहे योगेंद्र साव को लेकर, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल आरोप सरकार पर। इस विषय पर या कोई भी विषय पर फैसला और कड़ा फैसला लेने में नहीं चाहिए। सभी चीज़ों पर हमारा संज्ञान है और हम इसको देख रहे हैं और उचित समय पर इसका भी सही निर्णय है। हमेशा ये चाहती है कि जिस प्रकार के मीडिया में जो बातें आई है, कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से ली है और एक जांच कमेटी का गठन की गई है और बहुत जल्द उस जांच कमेटी का रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कानून अपना कार्य करेगी और क्योंकि सांगठनिक हम लोग दृष्टिकोण से हम लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि नैसर्गिक न्याय के तहत उनको भी अपनी बात रखने का पक्ष हम लोग देना चाहेंगे और उसके बाद उस पर उनकी संदिग्धता अगर पाई जाएगी और जो रिपोर्ट आती है उसका आधार पर हम लोग कार्य जरूर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात चर्चा जरूरी यहाँ पर कि कानून अपना काम करेगा, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वो एक बेंचमार्क स्थापित करेंगे। फिर नेता में और एक आम अपराधी में अंतर क्या रहेगा? वैसे मुख्यमंत्री के सामने संकट ये है कि सामने चुनाव है। अगर आरोप के आधार पर मंत्री योगेंद्र साव को हटा दिया जाता है तो कैबिनेट मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और सुरेश पासवान को भी हटाने का दबाव बनेगा, क्योंकि इन दोनों मंत्रियों पर नेशनल लेवल के शूटर तारा शाहदेव के पति रणजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल से संबंध रखने और उसको मदद पहुंचाने तक के आरोप लगे हैं। अब सवाल यह है कि झारखंड के कृषि मंत्री योगेंद्र साव से जुड़ी इस खबर का डीएनए टेस्ट करने से पहले एक नजर जो 5 बड़े आरोप लगे हैं उस पर डाल लेते हैं। नक्सली संगठन झारखंड टाइगर स्थापित करने और उसे मदद पहुंचाने का आरोप योगेंद्र साव पर लगा। 1990 का एक मसला, 1990 में केरेडारी थाना क्षेत्र में अवैध माइनिंग के विरोध में एक फॉरेस्टर को जिंदा जलाने का आरोप लगा। वन विभाग के कर्मी को जिंदा जलाने का आरोप लगा योगेंद्र साव पर। 2001 के बेलतू नरसंहार कांड में शामिल होने के साथ 13 नरमुंड के साथ फुटबॉल खेलने का आरोप भी लगा, यानी उसमें योगेंद्र साव भी मौजूद है, ऐसी बात कही जा रही है। अधिकारियों को धमकाने, उनके साथ हाथापाई करने और रंगदारी मांगने का आरोप भी लगा और इन सब के बीच पुलिस कर्मियों पर हमला करने का भी आरोप लगा। ये 5 ऐसे बेहद संगीन आरोप हैं जो योगेंद्र साव पर लगे और मामला 1-2 दिन का नहीं, आप देख सकते हैं 1990 से ऐसी चीजों का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। अब ये आरोप जनप्रतिनिधि पर हैं, सालों पुराने आरोप हैं, लेकिन इसके बाद भी योगेंद्र साव सूबे के कृषि मंत्री हैं। कार्रवाई करने से हेमंत डर रहे हैं, उनकी पार्टी डर रही है। साफ है, जब सत्ता सर्वोपरि हो तो राजनीति अपराध की चौखट पर कई बार सर झुकाकर खड़ी नजर आती है। बाहुबली से लेकर जनहित की बलि देने वालों की लंबी फहरिस्त है और इन सब के बावजूद आप देखिए विदेशों से डिग्री लेकर आए रिसर्चर्स इस बात को समझने में लगे रहते हैं कि देश में राजनीति स्वच्छ क्यों नहीं है। कैसे होगी राजनीति स्वच्छ अगर हालात ऐसे रहेंगे तो? आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़ों पर नजर डालिए तो राजनीति में अपराधीकरण के घालमेल की एक बहुत काली तस्वीर सबके सामने उभर कर आती है और झारखंड इससे अलग नहीं है। झारखंड में सबसे ज्यादा 72% विधायकों के खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है या आपराधिक मामला चल रहा है। यहां कुल दागी विधायकों की संख्या 55 है। राजनीतिक हमाम में जब योगेंद्र साव का मसला उठ रहा है और अपराध और अपराधियों से उनके संबंध होने की बात आ रही है तो 2 महत्वपूर्ण सवाल है जो सबके जेहन में है।
पहला सवाल यह है कि योगेंद्र साव पर आरोप लगते रहे, फिर भी राजनीति में वो सक्रिय रहे, तो कैसे? और इसके लिए कौन जिम्मेवार है कि योगेंद्र साव को बार बार मौका भी मिलता रहा? सीधा जवाब राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में छुपा हुआ है। जिस राज्य में अपराध का ग्राफ पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में दोगुना कम से कम हो चुका है, वहां राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए कांग्रेस आगे आएगी या बीजेपी आगे आएगी, ऐसी उम्मीद बेमानी है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल योगेंद्र साव को लेकर यह है कि अपराध को नियंत्रित करने की बात करने वाले हेमंत सोरेन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता के बीच जीरो टॉलरेंस का संदेश क्यों हेमंत सोरेन नहीं देना चाह रहे? क्या यह संभव नहीं कि मुख्यमंत्री इस पूरे मसले पर सच को सामने लाने की तुरंत व्यवस्था करते और जनता के बीच एक संदेश जाता कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए तो उस राजनीति के बंधन में छुपा है, जिसके आगे याद कीजिए तो यूपीए 2 भी मजबूर नजर आई थी। सत्ता के लिए सहूलियत के इस बंधन को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। योगेंद्र साव सोनिया गांधी तक पहुंच रखते हैं और हेमंत सोरेन अगले विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। जाहिर है योगेंद्र पर सीधे कार्रवाई उनके समीकरण को बिगाड़ सकता है। याद कीजिए योगेंद्र ने खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताना शुरू किया था, हेमंत सोरेन चुप रहे। यहां तक कि कांग्रेस ने भी बहुत सख्त तेवर नहीं दिखाए थे और इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस योगेंद्र के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाना चाह रही हो, पर इस बार निशाने पर हेमंत सोरेन है और हेमंत जानते हैं कि कार्रवाई शुरू होगी तो आंच उनके दूसरे मंत्रियों तक भी पहुंच सकती है। लिहाजा कानून अपना काम करेगा, जैसे डायलॉग के सहारे राजनीति को हिट करने की कोशिश होती रही है और आगे भी होती रहेगी। ये सिलसिला झारखंड की राजनीति में पहले भी चला है। अब बात कांग्रेस में बुजुर्गों पर उठ रहे सवाल की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने मांग की थी कि बुजुर्गों को युवाओं के लिए अपना पद छोड़ देना चाहिए। जनार्दन द्विवेदी की इस चिंगारी ने बिहार कांग्रेस में खूब आग लगाने का काम किया। बुजुर्ग और युवा को लेकर कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती दिखी। कोई इस बयान को बुजुर्गों को ठिकाने लगाने की साजिश बताने लगा तो कोई युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाने लगा। लेकिन इस बीच बिहार के एक वरिष्ठ कांग्रेसी रामदेव राय ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व तो युवाओं के हाथ में ही है और वो खुद को साबित कर बताएं कि वो बुजुर्गों से बेहतर है। जी हमें उन पर ये दोषारोपण नहीं कर सकते, उनके सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो है, लेकिन हनुमान जी को जैसे सामर्थ्य था वो याद कराने की जरूरत, तो याद कराने के बाद भी अगर सोए रह जाएं, काम नहीं करें। हम लोग चाहते हैं कि अच्छा काम करें। जैसे आज बात चल रही है बुजुर्ग का, नौजवान का, तो नौजवान के हाथ में तो सारी कुर्सी है ही है। नौजवान के हाथ में हमारा संगठन भी है, नेतृत्व भी है। वो काम करके दिखावे, हम लोग उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। बयान सुना आपने। हालांकि रामदेव राव के उलट कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता जिन्होंने नेहरू गांधी परिवार के 5 पीढ़ियों के साथ काम किया, उनका कहना है कि इस मामले को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं, जो विवाद था वो खत्म हो गया। जनार्दन द्विवेदी ने बयान दिया था कि वरिष्ठ कांग्रेसियों को युवा कांग्रेसियों के लिए जगह दे देनी चाहिए। वो सारे मामले सब सुलझ गए हैं, सब मामले सुलझ गए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मोतीलाल वोरा कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, सालों से पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। मैडम सोनिया और राहुल गांधी से सीधे जुड़े हुए हैं और खास बात यह कि पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं। वो विरोध खत्म होने की बात कह रहे हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर 2 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है, वो प्रदेश कांग्रेस के लिए कहीं से भी शुभ संकेत माने नहीं जा रहे। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों है? मोतीलाल वोरा भले ही कहें कि मामला रफा दफा हो चुका है, लेकिन सच क्या है? सच तो यह है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की टीम पूरी तरह से पार्टी की कमान संभालना चाहती है। 2015 में कमान अपने हाथ में लेना चाहती है, इसलिए पार्टी के पुराने नेताओं पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि वो खुद ही संगठन के पद से हट जाएं। अगर वो खुद नहीं हटते तो पार्टी के युवा नेताओं के दबाव में संगठन के पदों के लिए चुनाव का शिगुफा छोड़ा जा सकता है और चर्चा हो भी रही कि भाई चुनाव कराइए। 16 सचिवों ने कुछ दिन पहले मांग भी की। संभावना है कि अगले साल जुलाई तक सोनिया गांधी की टीम की जगह टीम राहुल पूरी तरह से कमान संभालती नजर आ सकती है। इसलिए संदेश बुजुर्गों को देने की जरूरत और संदेश बुजुर्गों को देने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस में युवाओं को तरजीह देने की जरूरत इसलिए भी हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार 1947 के बाद के नेतृत्व की बात कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मनमोहन सिंह के नेतृत्व और कांग्रेस पर लगातार बुजुर्ग और पुरानी पार्टी कहकर हमला बोला। नतीजा भी हुआ, नतीजा आपके सामने है। बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीती और कांग्रेस को इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इतिहास बनाने वाली कांग्रेस कहीं न कहीं इतिहास बनती हुई दिखी।
हालांकि सवाल यह है कि आखिर बुजुर्ग नए चेहरे को जगह क्यों नहीं देना चाहते। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार सभी दलों के बुजुर्ग नेता नए चेहरों को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल बहुमत की ताकत के बूते लोकतांत्रिक भारत का नेतृत्व कर रहे बुजुर्गवार नेता राजनीति की चौसर के मजे हुए खिलाड़ी। राजनीतिक पटल पर इनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पाता, जो स्वाभाविक भी है। इसलिए सवाल उस नेतृत्व को लेकर है जिसकी लड़ाई में एक बार फिर से उम्र सामने है और उम्र को चुनौती देने की कोशिश एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी की टीम करती हुई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। और डीएनए में अब बात बिहार सरकार की उस दरियादिली की जिस पर समझ नहीं आ रहा कि ताली बजाएं या खरी खोटी सुनाएं। इस खबर को आपको दो तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर आज की दिखाना चाहेंगे। बिहार सरकार जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए चूड़ा, गुड़, टॉर्च, दवा और राहत की वो तमाम चीजें कश्मीर भेज रही है जो बाढ़ पीड़ितों को दी जा सके। गौर से देखिए, इन सामानों को एकदम हाई क्वालिटी की चीजें हैं, सामान है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम सरकार के प्रयास का विरोध कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आगे आपको हम कुछ बताएं उसके पहले एक और तस्वीर दिखाएंगे और ये तस्वीर है बिहार के बाढ़ पीड़ितों की, जिन्हें हम राहत के नाम पर सिर्फ झुनझुना थमा रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं तो उन पर लाठियां चल रही हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें चुप करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है कि आवाज मत उठा। गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर अंजाम क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है, और इसका मुजाहिरा भी प्रशासन और पुलिस ने दिखाया भी है। हमारा सवाल यही है कि गैरों पर करम और अपने पर सितम क्यों। आगे बढ़ते हुए बिहार की बात करेंगे। इस साल बिहार के 15 जिलों में बाढ़ के हालात। जितनी आबादी जम्मू कश्मीर की है उससे ज्यादा लोग बिहार में प्रभावित हैं। अभी भी हजारों लोग बेघर हैं। कहां जाएं, किससे मदद मांगे, समझ नहीं आता। खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। हमने खबर भी दिखाई थी कि लोग किस तरह से चूहा खाकर जिंदा रहने को मजबूर हैं। और इस मसले पर सीएम ने अजीबोगरीब बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि चूहा खाना कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि इसके बाद भी बिहार सरकार इन बाढ़ पीड़ितों की मदद में इस साल लगभग 30 करोड़ 54 लाख की राशि खर्च कर चुकी है। इसमें सामान की कीमत शामिल नहीं है। अगर उसको जोड़ दें तो आंकड़ा 40 करोड़ के पार नजर आता है। लेकिन बिहार में बाढ़ राहत की ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों को ना तो पूरी राशि मिल पा रही है और ना ही सामान मिल रहा है। बाढ़ मधुबनी, नालंदा, सुपौल, सहरसा में प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और इस बात की तस्दीक भी होती है कि जो राहत के सामान पहुंचाए गए थे वो काफी नहीं थे। ऐसे में सवाल यह है कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के प्रति इतनी दरियादिली दिखा रही है तो क्यों दिखा रही है? क्या उसकी अपनी जिम्मेदारी पीछे हट चुकी है? उसके पीछे उसकी मंशा क्या है? क्या वो दान देकर अपने दामन पर लगे दाग को धोना चाहती है? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब बिहार के बाढ़ पीड़ित जनता जीतन राम मांझी सरकार से जानना चाहती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। बहुत दिलचस्प खबर। बिहार सरकार साल 2015 तक राज्य के हर घर को बिजली से रोशन करने की बात कहती है, लेकिन जो हालात हैं उसको देखकर ऐसा कतई नहीं लगता कि 2015 तक बिहार का हर गांव बिजली की रोशनी से जगमगा सकेगा, क्योंकि राज्य के 5 जिलों में पूर्ण विद्युतीकरण के लिए ठेकेदार ही नहीं मिल रहे हैं। और ये 5 जिले हैं मधेपुरा, जहानाबाद, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा। दरअसल राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली विभाग ने राज्य के सभी जिलों के पूर्ण विद्युतीकरण के लिए टेंडर निकाला, जिसमें से इन जिलों के लिए कोई ठेकेदार सामने नहीं आया। अब इन बिजली विभाग इन जिलों के लिए विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहा है। 5 जिलों में हम लोग को थोड़ी कठिनाइयाँ हुई हैं, जिसमें आरी के काम में हमें निविदाएँ ठीक से प्राप्त नहीं हो पा रही है। हम लोग इसका पुनरीक्षण भी कर रहे हैं और समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पूर्ण विद्युतीकरण के लिए 52,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसका फायदा जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा। बीजेपी इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रही है।
जनता को लुभाना चाहते हैं। बिहार के अंदर बिहार के विद्युतीकरण के सवाल पे, बिहार के बिजली के सवाल पे भारत सरकार पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि उसका उपयोग बिहार के लोगों के हितों में कर सके। ये जो कंपनियां टेंडर में रुचि नहीं दिखा रही हैं, इसके पीछे विभाग के कड़े रुख को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। विभाग ने अब तक 22 कंपनियों के 66 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में जब्त किए। इसलिए ठेका लेने ये कंपनियां अब कतरा रही हैं, सामने निकलकर नहीं आ रही हैं। बिहार में कुल 45,000 गांव, करीब 14,000 गांव में पहले से बिजली थी। RGGY में 2005-2006 से काम शुरू हुआ। योजना में 100% राशि केंद्र की होती है। इसमें 90% काम के लिए और 10% अनुदान के तौर पर उपलब्ध होती है। 22,460 गांवों का चयन हुआ और सरकार 21,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है। इस दावे को चलिए सच मान भी लेते तो 10,000 गांवों में अब भी बिजली नहीं है। अब 100 से अधिक आबादी वाले टोलों में बिजली पहुंचाने का दावा राज्य सरकार का है, लेकिन RGGY में अब तक की रफ्तार को देखें तो कहना मुश्किल नहीं है कि बिहार के सभी गांवों में कब तक बिजली पहुंचेगी समझ नहीं आता। बार बार चेतावनी के बावजूद एजेंसियां विद्युतीकरण में तेजी नहीं ला पाती और इसके लिए जिम्मेवार है हमारा सिस्टम। अगर बिजली विभाग जल्द से जल्द अपनी गलतियों को नहीं सुधारता तो हर गांव में बिजली पहुंचाने का सपना कहीं सपना ना रह जाए और बार बार बात पर बिहार को बिजली और देश को रोशन करने वाले नेता जो जज्बाती होते हैं वो इस मसले पर उनका जज्बात अभी क्यों सामने नहीं निकल रहा समाधान के रूप में आश्चर्यजनक बात है। तो आज यही था जज्बात का दिन। बिना जज्बाती DNA देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।